गर्मी का मौसम था। केशवपुर गांव में रोहित नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी अंजलि और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा रोकी 5 साल का था और उसकी बेटी अंशिका 7 साल की थी। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक एसी ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास एसी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक कूलर है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, यह कूलर चलता कहाँ है। यह कूलर इतने धीरे धीरे घूमता है कि इससे हवा ही नहीं लगती। वहाँ देखो, रोकी भी गर्मी में कितना परेशान हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं बस ठंडे पानी में ही बैठा रहूं। इस गर्मी में तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में नया कूलर और एसी लगवा सके। अंजलि अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी रोहित भी वहाँ पर आ जाता है। इस साल तो भगवान ने कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रखी है। खेत में काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो और ज्यादा काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं घर आ गया। अंजलि, मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बना दो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। एक काम करती हूँ, सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना देती हूँ। अंजलि सबको नींबू पानी बना कर देती है। माँ, यह नींबू पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अगर इसके अंदर बर्फ होती तो बहुत अच्छा होता। बेटा, जब हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है तो बर्फ कहाँ से आएगी। मैंने तो घड़े के ठंडे पानी से ये नींबू पानी बनाया है। बेटा, अब जो मिल रहा है वही पी ले, वरना इतनी गर्मी में अगर तूने 10 मिनट तक इसे नहीं पिया तो यह और गर्म हो जाएगा। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो अंजलि खाना बनाने की तैयारी करती है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वह पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों के लिए ना तो यह गर्मी अच्छी और ना सर्दी। इतनी गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी, और सर्दियों में इतनी ठंड लगती है कि शरीर जमने को हो जाता है। काश हर समय मौसम ऐसा रहता कि ना तो ज्यादा सर्दी होती और ना ही ज्यादा गर्मी, तो सब कितना अच्छा होता। ऐसा तो होने से रहा नहीं अंजलि, ऐसा होता तो क्या ही बात थी। वैसे 2 महीने से हमने घर का किराया भी नहीं दिया है। मकान मालिक इस बार बड़ा गुस्से में आएगा, और इस बार भी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। गर्मी इतनी है कि फसल को इतना पानी देने के बाद भी फसल सूख रही है। इस बार भी मेरे पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर इस बार मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो कहीं वह हमें घर से ही ना निकाल दे। इसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है। पिछली बार जब मकान मालिक आया था तो उसने कहा था कि अगर अगले महीने एक साथ सारा किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल देंगे। अगर उसने सच में ऐसा ही किया तो हम इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी हमसे हमारी गरीबी के कारण बात नहीं करता कि कहीं हम उनसे कोई मदद ना मांग ले। वह दोनों आपस में यह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका मकान मालिक सुरेश वहाँ पर आ जाता है। अरे भाई रोहित, तू तो इस बार भी मेरे घर का किराया नहीं देने आया, क्या बात है? तुझे इस बार भी किराया देना है या नहीं? नहीं नहीं सुरेश भाई, किराया तो देना है, लेकिन कुछ आमदनी नहीं हुई है। आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए तो मैं एक साथ आपका सारा किराया दे दूंगा। यह बात तो मैं तेरे मुंह से पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात होने वाली है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तुम जैसे लोगों को मैं एक और दिन भी अपने घर में नहीं रख सकता।
ऐसा मत कीजिए, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वह सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दो, वरना कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। रोहित के बहुत कहने पर भी उसका मकान मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन वह रोहित को घर से बाहर निकाल देता है। रोहित अपनी बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाता है। पापा, उन्होंने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी गर्मी में कहाँ पर जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है। घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया, अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वो सामने पानी वाला है, मैं उससे पूछता हूँ। रोहित पानी वाले के पास जाता है। भैया, एक गिलास पानी का दाम कितना रुपया है? पानी का दाम 3 रुपए है भाई। क्या भैया पानी का गिलास भी 3 रुपए में बेचते हो? अभी तक तो 2 रुपए में ही मिल रहा था। अब वो पहले वाला दाम नहीं है, इतने में ही खरीदना है तो खरीदो। पानी का दाम सुनकर रोहित अपने जेब में पैसे देखता है तो उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। एक काम करो, तुम 3 गिलास पानी दे दो। रोहित अपनी जेब से 9 रुपए निकाल कर उसे दे देता है। वह अपने दोनों बच्चों और पत्नी को एक एक गिलास पानी दे देता है। अरे, आपको प्यास नहीं लगी क्या? आपने अपने लिए नहीं लिया? नहीं, मैं तो वहीं पर ही पानी पीकर आ गया। यहाँ पर 4 गिलास एक साथ कैसे लेकर आता? 3 ही बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। अंजलि जानती थी कि रोहित पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब रोहित पानी लेने गया था तो वह उसे भी देख रही थी, लेकिन वह रोहित से कुछ कहती नहीं। वह अपने गिलास में से आधा पानी पीती है और रोहित से कहती है, मुझसे तो यह पूरा गिलास पानी पिया ही नहीं जा रहा है। जी, आधा गिलास पानी आप पी लीजिए। इतनी गर्मी में भी तुमसे एक गिलास पानी नहीं पिया जा रहा, लाओ इधर दो। रोहित वह आधा गिलास पानी पी लेता है। सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना इतनी गर्मी में हम सब कहाँ भटकते रहेंगे। अभी तो सब लोग चल चल कर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की छाया देखकर उसी के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर से घर ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। वो सब पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह से भूखे पेट उन सभी को बहुत भूख लगी थी। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? रोकी बेटा, घर में खाने के लिए तो रोटी ही थी, रोटी और सब्जी लेकर आई हूँ, इसे खा लो बेटा। अंजलि सभी को खाने के लिए सब्जी रोटी देती है तो सभी उस रोटी सब्जी को खाते ही थूक देते हैं। यह सब्जी तो खराब हो चुकी है। लगता है गर्मी की वजह से सुबह की बनाई हुई सब्जी खराब हो गई। इससे अच्छा होता कि हम इसे पहले ही खा लेते, तो कम से कम खाना बेकार नहीं होता। क्या करें जी, सुबह से बैठने के लिए तो अब जगह मिली है। इतनी चिंता लिए सुबह से घूम रहे हैं कि रोटी का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास कुछ खाने को ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो लेकर आता हूँ। रोहित आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। तभी सामने से आ रहे एक साधु महाराज जी की नजर रोहित पर पड़ती है। अरे बेटा, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो, कोई बात है तुम मुझे बता सकते हो? रोहित इतना परेशान था कि साधु महाराज जी के पूछने पर वह उन्हें सब कुछ बता देता है। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपनी बीवी बच्ची को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आश्रम में ले चलता हूँ, वहाँ तुम आराम से खाना खा सकते हो। रोहित अपने परिवार को लेकर साधु महाराज जी के साथ आश्रम जाता है, जहाँ पर वह पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे साधु महाराज जी मिल गए, वरना पता नहीं मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिला पाता। भगवान अपने बच्चों की तकलीफ समझता है जी, जरूर उन्होंने ही साधु महाराज जी को हमारे पास भेजा होगा। लेकिन अंजलि, हम कहाँ रहेंगे? बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे?
यह तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान सब ठीक करेंगे। भंडारा खाकर वह दोनों अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वह पेड़ के नीचे जाकर ही एक कपड़ा बिछाकर लेट जाते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत सारे मच्छर हैं, बार बार काट रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। पापा, और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। गर्मी भी बहुत लग रही है। मुझे तो गर्मी के मारे बहुत अजीब सा हो रहा है। बेटा तुम घबराओ मत, थोड़ी लंबी लंबी सांस लो तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अंजलि अपनी बेटी को ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर साधु महाराज जी भी आ जाते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे उस दिन मिले थे। मैं तुमसे आके बात करने वाला था, लेकिन तुम पहले ही दिन चले गए। तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दी है। कल से तुम आश्रम में सेवा करना। आश्रम का ट्रस्ट तुम्हें हर चीज की सुविधा दे देगा। बस तुम सच्चे दिल से आश्रम की सेवा करना। चलो तुम सभी मेरे साथ चलो। साधु महाराज जी उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी वह एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। यह तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज जी। आपने मेरे लिए जो किया है वह मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। रोहित साधु महाराज जी का धन्यवाद कर ही रहा होता है कि तभी उनके पलक झपकते ही साधु महाराज जी अचानक उनके सामने से गायब हो जाते हैं। साधु महाराज जी ने उनके लिए यह सब किया, यह जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन से रोहित हर रोज आश्रम में जाकर आश्रम की देखभाल करने लगा। साधु महाराज जी ने उसे जो घर दिया था उसमें उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, इसलिए उसे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं थी और साधु महाराज जी ने उनके परिवार के सभी दुखों को भी दूर कर दिया था।